हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फिफ्थ चैप्टर सीए फाउंडेशन का, जो है डिप्रिसिएशन का। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट सेशन तक डिस्कस कर लिए थे, लास्ट सेशन में हम लोग ने बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डिस्कस किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक सॉरी इन्वेंट्री है, चैप्टर 4, जो कि मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। और ये फिफ्थ चैप्टर है हमारे करिकुलम का, डेप्रिसिएशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही टेक्निकल और एक कंपलसरी चैप्टर आप समझ के रखिए, क्योंकि ये ओवर द जर्नी आपका काम आएगा। मतलब अभी आप फाउंडेशन में हो, आगे आप इंटर में जाओगे, इंटरमीडिएट में, फिर फाइनल में, ये थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ रहेगा। ये डिप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें हमेशा काम आता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले डिप्रिसिएशन होता क्या है, इसका काम क्या है, इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये सब एक एक चीज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डिप्रिसिएशन होता क्या है इस चीज से लेके। ठीक है। तो डिप्रिसिएशन का एक्चुअली हिंदी मीनिंग अगर आप पूछे हमसे, तो डिप्रिसिएशन का हिंदी मीनिंग होता है हराश। मतलब किसी चीज का कम हो जाना, किसी भी चीज का कम हो जाना। तो अभी अगर हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन चैप्टर में, तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिप्रिसिएशन में एक्चुअली किस चीज को हम लोग डिप्रिसिएशन में कंसीडर करते हैं। ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि मैंने एक कोई भी, जैसे कि मैं आप लोग को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर में पढ़ा चुका था कि क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए करता हूं, फॉर फ्यूचर पर्पस। अगर करेंट पर्पस के लिए अगर कोई मैं एक्सपेंस कर रहा हूं, दैट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता था, अगर मैं मेरा कोई किसी भी चीज के कोई भी एक्सपेंडिचर करने के पीछे लॉन्ग टर्म गोल है या फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, तो मेरा नॉन करेंट असेट या फिर मेरा वो फिक्स असेट होता था, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही अगर फोकस हम करें, तो वहीं से हमें डिप्रिसिएशन का रीजन भी पता चल जाएगा और मीनिंग भी पता चल जाएगा। तो क्या होता है, अगर सपोज करिए एक बात के लिए कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी। ठीक है। अपने ऑफिस को सेटअप करने के लिए मैंने एक बिल्डिंग खरीदी। से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी मैं। ठीक है, रेडीमेड बिल्डिंग, मतलब पहले से वेल फर्निश्ड बिल्डिंग था। वो मैंने खरीदी, अपना ऑफिस उसमें सेटअप किया। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 1 करोड़ का आउटफ्लो मेरे पॉकेट से हुआ है, मेरा एक्सपेंस है तो है, मेरा एक्सपेंस तो है। कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं, क्या इसका यूज मैं इसी साल करूंगा, क्या इसका यूज मैं इसी पीरियड में करके खत्म कर दूंगा? नहीं। बिल्डिंग तो मुझे हर साल काम आना है। मैं इस साल भी अपना ऑफिस इसमें रन करूंगा, अगले साल भी करूंगा, उसके अगले साल भी करूंगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब एक बात बताइए, बिल्डिंग जो आपने खरीदी है, आप उसको हर साल यूज कर रहे हो, क्या ऐसा है कि वो बिल्डिंग इमॉर्टल है, वो तो हमेशा के लिए, इनफाइनाइट पीरियड के लिए? नहीं, कुछ भी इनफाइनाइट नहीं। हर चीज जो भी आया है उसका खत्म होना है, जिसका भी आगाज हुआ है उसका अंत होना तय है। हाँ, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, उसके बाद होगा, उसके बाद होगा, कि होगा तो सही। जो चीज 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है, दैट इज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो चीज लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, दैट इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि से फॉर एग्जांपल आपने जो बिल्डिंग खरीदी है, उसका लाइफ वैल्यूएशन करवा के या फिर वैल्यूअर के थ्रू या फिर एक्सपर्ट से पूछा जाने पे मुझे पता चला कि जो भी मैंने बिल्डिंग खरीदी है, उसका लाइफ कितना है। से फॉर एग्जांपल 20 साल है। कितना? 20 साल है। मतलब 20 साल तक मैं उस बिल्डिंग को एज इट इज यूज कर सकता हूं। 20 साल के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। उसके बाद या तो मुझे इसको डिमोलिश करके नया बिल्डिंग बनवाना पड़ेगा, या फिर मुझे इसमें ही हैवी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद ही मुझे इसमें इसका जो लाइफ है फर्दर आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए, ये जो मैंने 1 करोड़ का खर्चा किया था बिल्डिंग के ऊपर, इस खर्चे को जब मैंने किया था, तो मैंने तो असेट कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के उसको बैलेंस शीट के असेट में लिख दिया था कि मेरा तो असेट है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा खर्चा नहीं है। क्या ये संपत्ति हर दिन मेरी संपत्ति रहेगी, हमेशा मेरी संपत्ति रहेगी? तो आंसर है नहीं।
20 साल के बाद तो ये संपत्ति आपकी खत्म हो जानी है। 20 साल के बाद ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगी ना। 20 साल के बाद तो ये मेरी संपत्ति नहीं रह जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या करें? अभी से लेके इसको संपत्ति मानते रहे 19 साल तक, और 20वें साल में जाके अचानक से इसको 1 करोड़ का संपत्ति गिरा के और 1 करोड़ के खर्चे को बुक कर लेंगे क्या? असेट को ट्रांसफर कर देंगे पीएल में, पीएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये करना सही है क्या? 1 करोड़ का एक बार में पूरा खर्चा 20वें साल में डाल दूं मैं पीएल में? क्या वो सही है? क्या इससे ये नहीं लग रहा कि आपने 19 साल तक तो यूज किया उस असेट को, लेकिन जब वो असेट पूरी तरह से खत्म हो गया 20वें साल में, तो उसका पूरा खर्चा आपने 20वें साल में शिफ्ट कर दिया। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हर साल अगर मैं 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता हूं, हर साल अपने मैं 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता हूं, तो हर साल मेरा 10 लाख का प्रॉफिट दिखेगा, और लास्ट वाले साल में जाके मेरा 90 लाख का लॉस दिखेगा। क्या ये ट्रू पिक्चर शो करेगा मेरे परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस का? नहीं करेगा। तो होना क्या चाहिए? तो होना ये चाहिए कि आप पहले ये एस्टिमेट लगाओ कि आपके पास जो बिल्डिंग है वो कितने साल तक की उसकी यूजफुल लाइफ है। से फॉर एग्जांपल 20 साल हुई। अब ये देखो कि आप 20 साल तक इस बिल्डिंग को यूज करोगे, ठीक है? तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि इस बिल्डिंग को आप थोड़ा 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 करके 20 पार्ट में यूज करने वाले हो। हर साल एक पार्ट यूज करके करते 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 वो 20 साल में खत्म हो जाएगी। ये कहना सही है क्या? बिल्कुल सही है। ऐसा ही होना चाहिए, लॉजिक तो यही कहता है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है डेप्रिसिएशन का, ठीक है? एक हैवी एक्सपेंडिचर 1 करोड़ का मैंने किया, मैं 1 करोड़ को सीधा पीएल में प्रॉफिट लॉस में नहीं डाल सकता, मैं उसको खर्चा नहीं मान सकता। लॉजिक भी है, क्यों? क्योंकि उसका यूज मैं आगे के सालों में भी करूंगा, तो उसको मैं इस साल का खर्चा क्यों मान लूं? मैं इस साल का खर्चा तो उसी को मानूंगा ना जिसका फायदा मुझे सिर्फ इसी साल हो। जिसका फायदा मुझे अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा, 20 सालों तक होता रहेगा, उसको सिर्फ मैं इसी साल का खर्चा मान लूं, या उसको मैं 20वें साल में जाके खर्चा मानूं, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर रास्ता क्या बचता है? तो रास्ता ये बचता है कि थोड़ा 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 करके 20 साल तक मानिए। क्या मेरा ये कहना गलत होगा कि हर साल में अगर 5 लाख रुपए का खर्चा मानते चलूं, तो 20 साल में 1 करोड़ का खर्चा हो जाएगा। 20 साल में 1 करोड़ का एसेट खत्म हो जाएगा, और उसका हर साल 5 5 5 5 लाख का रुपए का मैं एक्सपेंस बुक कर लूंगा। हर तरफ से कहानी सॉल्व। समझ रहे हैं ना मेरी बात? चलिए, तो यहीं से स्टार्ट होती है कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन की। हालांकि डेप्रिसिएशन जो होती है ना, किसी भी असेट को जब मैं परचेज करता हूं, ये भी बता देता हूँ होती किस क्यों वजह से। किसी भी असेट को, जैसे मैंने बिल्डिंग को खरीदा, मैं मान लीजिए मैं कार खरीदता हूँ, मान लीजिए मैं फर्नीचर खरीदता हूँ, मान लीजिए मैं कंप्यूटर खरीदा या कुछ भी खरीदा हूँ, तो जैसे ही मैंने उसको खरीदा, आपको पता होगा जैसे ही आप उसको दुकान से लेके आ गए, शोरूम से लेके आ गए, उसकी वैल्यू गिरनी स्टार्ट हो गई। और वैल्यू किस वजह से गिरती है? तो वैल्यू बहुत सारी वजहों से गिरती है। सबसे पहला वैल्यू तो वेयर एंड टेयर से गिरती है। वेयर एंड टेयर मतलब उसको यूज कर रहे हैं आप, तो उसकी यूज करने से उसकी एफिशिएंसी गिर रही है, उसका वैल्यू गिर रहा है। दूसरा, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस की वजह से वैल्यू गिरती है। जो आइटम आप लेके आ गए, जो जिस आइटम को यूज कर रहे हो, वो ऑब्सोलीट होती जा रही है, उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। तीसरा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गए, तो अब किसी चीज की वैल्यू अचानक से गिर गई। चौथा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जिस टेक्नोलॉजी को मैं यूज कर रहा था, अचानक से नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, पुरानी वैल्यू एकदम धराम से गिर गई। तो वैल्यू बहुत से रीजनों से गिर सकती है, जिसको हम लोग जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन के माध्यम से अकाउंट फॉर करते हैं, ठीक है? बाकी जब भी वैल्यू में अचानक से चेंज आता है ना, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन के नहीं, उसको हम रिवैल्यूएशन के एंगल से उसको फिर ट्रीट करते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट द सिस्टमेटिक अलोकेशन, systematic allocation of the portion of asset over its useful life, ठीक है? एक सिस्टमेटिक अलोकेशन है। ऐसा नहीं कि इस साल हम 10% डिप्रिशिएट कर दिए, अगले साल हम 25% डिप्रिशिएट कर दिए, उसके अगले साल हम 40% कर दिए, उसके अगले साल हम 5% किए। ऐसे इरेशनल नहीं चलना, एकदम सिस्टमेटिक वे में चलना है। डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है? बाकी किसी भी रीजन से अगर वैल्यू गिरती है, अचानक से ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे कि मेरे पास एक मशीन थी, मैंने उसको खरीद के लाया था, 1 साल पहले ही खरीद के लाया था 10 करोड़ में, ठीक है? 10 करोड़ में खरीद के लाया था, मैंने उम्मीद लगाया था कि मैं उसको 10 साल तक यूज करूंगा, तो हर साल में 1 1 करोड़ करके उसको डेप्रिशिएट करते रहूंगा।
लेकिन हुआ क्या, अचानक से वो मार्केट में दूसरी मशीन लॉन्च कर दी, जापान एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ गया। तो जो काम मेरा मशीन 1 घंटे में करती है, वो काम नई मशीन जो है वो 2 मिनट में कर देती है। अब बताओ मेरी मशीन की क्या वैल्यू रह जाएगी? कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मैं उसको मार्केट में बेचना भी चाहूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, हार्डली मुझे कुछ रियलाइज होगा। तो अचानक से उसकी वैल्यू गिर गई कि नहीं गिर गई, इसको मैं डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकता, इसको बोलूंगा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के अंदर दो चीज होता है, एक होता है अपवर्ड रिवैल्यूएशन, एक होता है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डिप्रिसिएशन का। अभी डेप्रिसिएशन के साथ साथ दो और चीजें भी होती है, वो आगे जाके मैं चैप्टर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, डेप्लीशन और अमोर्टाइजेशन। अभी फिलहाल डेप्रिसिएशन पे स्टिक रहते हैं और ये चीज देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का जरूरत क्यों है, डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग ने ये देखा कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो डिप्रिसिएशन जो होता है वो क्यों होता है। ठीक है, अभी हम लोग ये देखेंगे कि डिप्रिसिएशन के कितने तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बट वहां पे आने से पहले मैं एक बार आपको ये भी बता दूं कि डिप्रिसिएशन जो होता है वो और भी क्यों जरूरी है अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से। तो एक बात बताइए, अगर मैं डिप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर नहीं करूंगा, आपको लगता है कि मेरा जो प्रॉफिट दिखेगा वो एकदम जेन्युइन दिखेगा? नहीं, प्रॉफिट से ही नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं फिक्स एसेट या अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के सर्टेन पोर्शन को भी तो यूज किया है। मैं अगर उसको एज ए एक्सपेंस नहीं ट्रीट करूं तो फिर मेरा प्रॉफिट कैसे सही दिखेगा? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट सही दिखने का मतलब क्या हुआ, जितना मैंने कमाया माइनस जितना मैंने खर्चा किया, वो जितना मेरा प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट वो एकदम सही दिखना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉफिट सही दिखने के लिए मेरा इनकम का फिगर करेक्ट होना चाहिए, प्लस एक्सपेंस का फिगर करेक्ट होना चाहिए। एक्सपेंस का फिगर तभी करेक्ट होगा जब उसमें मैं डेप्रिसिएशन को ऐड करूंगा, डेप्रिसिएशन को भी एज एक्सपेंस कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कीजिए और उसको अच्छे से अकाउंट फॉर कीजिए। तो अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ बुक्स में और फिर वहां दिखाते हैं कि कितने तरह के डिप्रिसिएशन होते हैं और कौन कौन से मेथड हमारे बुक्स में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बुक में चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये हमारा चैप्टर है कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। ये हमारा चैप्टर है और यहाँ से हमारा ओवरव्यू स्टार्ट होता है। ओवरव्यू में सबसे पहले जो डिस्कस किया गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टू असर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब कि हमारा ऑपरेशन का रिजल्ट यानी प्रॉफिट, दिस मींस प्रॉफिट, प्रॉफिट सही सेट कर रहे हो। टू प्रेजेंट ट्रू, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। टू एक्यूमुलेट फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, ये मैं आगे डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। फिर टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज बनाने में मेरा कितना खर्चा हो रहा है, वो खर्चा तभी मुझे पता चलेगा जब मैं डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर करूंगा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किन किन चीजों से निकलता है। तो ये सबसे पहले निकलता है कॉस्ट ऑफ असेट, जैसे हमारे बिल्डिंग के केस में कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ एंड यूटिलिटी, ये हमारा यूजफुल लाइफ जो मैंने 20 साल बताया था। और ये है रेसिडुअल वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो हम लोग को कब रियलाइज होगा, जब हम लोग असेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल ऑफ करेंगे, उसको खत्म करेंगे, डिमोलिश करेंगे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, फिर यहाँ पे बात आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो टेंजिबल आइटम है दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई गुड एंड सर्विसेज और फॉर रेंटल और टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। मतलब ये फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं बेसिकली। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट हम लोग अच्छे से जानते हैं क्या होता है, जिसको हम लोग, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जो सच में होता है, जो दिखता है। वो अगर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के यूज में है, अगर प्रोडक्शन के यूज में, प्रोडक्शन क्या किस चीज का, गुड्स और का या फिर सर्विस का, प्रोडक्शन मतलब मशीनरी हो गया, जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीनरी होता है, या फिर रेंटल पर्पस के लिए, मैं रेंट पे लगाने के लिए अगर कोई मैं प्रॉपर्टी रखा हूं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जैसे ऑफिस बिल्डिंग हो गए, ये सब प्रॉपर्टी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और दूसरा क्या है? आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन पीरियड ऑफ 12 मंथ, दिस इज, यही फंडा है जो मैं बात कर रही, ये नॉन करेंट होना चाहिए, नॉन करेंट होना चाहिए। these are also called fixed asset in common parlance, इसको हम लोग फिक्स एसेट भी कहते हैं। when a fixed asset is purchased, देखिए ये सब वही कहानी लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया था। वैल्यू ऑफ सच एसेट डिक्रीजेस
विथ पैसेज ऑफ टाइम एसेट का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। किन किन रीजनों से डिक्रीज होता है? पहला है वियर एंड टीयर, पहला है वियर एंड टीयर। दूसरा एफ्लक्स ऑफ टाइम व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, ऑब्सोलेंस के कारण, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू हो गया, डिप्लीशन मेनली केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल डिप्लीशन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये सब रीजन से क्या होता है, वैल्यू गिर जाती है। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 2 में भी लिखा गया है डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट or other amount substituted for asset substituted for cost less its residual value। residual value क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू। हम लोग ये सब चीज अच्छे से एक एक चीज करके देखेंगे, आप लोग को बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको हर एक चीज माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए तीन जानकारी सबसे ज्यादा अहम है। पहला क्या है, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, दूसरा क्या है, कॉस्ट, और तीसरा क्या है, स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट, यूजफुल लाइफ और तीसरा स्क्रैप वैल्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज है तो डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसका एक्चुअल यूज में होना जरूरी नहीं है, अगर वो रेडी फॉर यूज है तभी वो डिप्रिसिएशन उस पर आ जाएगा। दस इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन एसेट मस्ट बी यूज टू बी डिप्रिसिएशन। मस्ट बी यूज टू बी डिप्रिसिएशन मतलब किसी भी एसेट का एक्चुअल यूज में आना जरूरी नहीं है, अगर वो रेडी है यूज करने के लिए तो भी उस पर डिप्रिसिएशन लगना चालू हो जाएगा। डिक्रीज इन वैल्यू एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर इवन व्हेन दे आर नॉट फिजिकली यूज। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जो जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होती है, फायर एक्सटिंग्विशर जिसको आग बुझाने के काम आती है, वो कभी यूज में नहीं होती, वो रखी रहती है बस हमेशा, वो हमेशा रेडी फॉर यूज ही होती है, लेकिन वो फिर भी डिप्रिशिएट हो रही होती है। ठीक है, वो हमेशा डिप्रिशिएट हो रही होती है। ऐसा नहीं कह सकते आप अगर कोई मशीन खरीद के लाओ और उसको यूज नहीं करो, लेकिन वो यूज होने के लिए रेडी है, वो इंस्टॉल होके रखी है, इंस्टॉल अगर होके रखी है तो उस पर डिप्रिसिएशन एक्टिवेट हो जाएगा, वो डिप्रिशिएट होने लगेगा, भले वो आप यूज करो ना करो। सो पुट टू यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडी फॉर यूज इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, रेडी फॉर यूज इज इंपॉर्टेंट, नॉट पुट टू यूज। पुट टू यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडी टू यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये सब हम लोग समझ गए। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ असेट। कंपोनेंट ऑफ असेट होता है कि आप एक कोई बड़ा सा असेट खरीदते हो, ठीक है, जैसे आप एक बड़ा सा बिल्डिंग खरीदे, बिल्डिंग में क्या होता है कि हर एक कंपोनेंट अलग अलग है, जैसे कि लिफ्ट हो गया, बिल्डिंग लिफ्ट एक अलग से कंपोनेंट है। अगर आप देखोगे जैसे बिल्डिंग की लाइफ अगर है कितने साल, 20 साल, तो लिफ्ट की लाइफ है मान लो 5 साल, तो आप लिफ्ट को एज ए बिल्डिंग होल में काउंट ना करते हुए कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन भी लगा सकते हो। कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन, जैसे मैंने एक सिस्टम, मैंने पीसी खरीदा, पर्सनल कंप्यूटर खरीदा, तो मॉनिटर की लाइफ कुछ और हो सकती है, सीपीयू की लाइफ कुछ और हो सकती है, यूपीएस की लाइफ कुछ और हो सकती है ना। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, हर एक कंपोनेंट वाइज डिप्रिसिएशन लगाऊंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा, तभी करूंगा ऐसा जब जनरली हर आइटम की अलग अलग कंपोनेंट की लाइफ अलग अलग होगी। जैसे बिल्डिंग और लिफ्ट के केस में क्या होती है, बिल्डिंग की लाइफ अलग होती है और लिफ्ट की लाइफ अलग होती है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, बिल्डिंग की अकाउंटिंग अलग करूंगा और लिफ्ट की अकाउंटिंग अलग करूंगा। Here it is important to note the PPE is identify as separate component। सेपरेट कंपोनेंट तभी कंसीडर करेंगे जब सिग्निफिकेंट कॉस्ट, अब ऐसा नहीं कि हार्डली कुछ एक खर्चा हुआ है अलग से उसके ऊपर, तो वो हम लोग के लिए अलग उसको काउंट नहीं करेंगे। अलग काउंट करने के लिए उस पर सिग्निफिकेंट खर्चा होना चाहिए, जैसे लिफ्ट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कैरी करता है, सिग्निफिकेंट कॉस्ट व्हेन कंपेयर टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द आइटम द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब जैसे बिल्डिंग है 5 करोड़ की बिल्डिंग है, उसके अंदर लिफ्ट लगा हुआ है 50 लाख का, तो भाई 10% का वैल्यू कैरी करता है, तो दैट इज सिग्निफिकेंट। अब मान लो 5 करोड़ की बिल्डिंग है और 10,000 रुपए का कुछ एक सामान आया है, तो उसके लिए अलग से थोड़ी हम लोग अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन करेंगे। 5 करोड़ के अंदर 10,000 इज नेग्लिजिबल अमाउंट, बट 5 करोड़ के अंदर 50 लाख इज सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट होना चाहिए। दूसरा कह रहा है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिसिएशन मस्ट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पीपी, मतलब उसका जो यूजफुल लाइफ होनी चाहिए वो अलग होनी चाहिए। अगर सबका यूजफुल लाइफ एक ही जैसा रहा तो फिर हम सब एक ही साथ डिप्रिशिएट कर देंगे, लेकिन कंपोनेंट वाइज डिप्रिशिएशन करने के लिए उसका यूजफुल लाइफ अलग होना चाहिए।
ऑब्जेक्टिव क्या है डिप्रिसिएशन करने का? करेक्ट इनकम मेजरमेंट, इनकम सही सही दिखता है, ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट सही से पोजीशन दिखता है, फंड फॉर रिप्लेसमेंट, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, फंड फॉर रिप्लेसमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजन वाला केस, ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। असर्टेन ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही से हमको तभी पता चलेगा जब हम डिप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे। फैक्टर इन द मेजरमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन, हम तब से समझ गए हैं कि तीन फैक्टर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एक होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट, फिर होता है यूजफुल लाइफ, फिर होता है स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट, यूजफुल लाइफ और तीसरा स्क्रैप वैल्यू, ये तीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट कहां से आएगा? हिस्टोरिकल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब आपने कितना में खरीदा है वो तो आपको पता ही होगा, तो दैट इज आवर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। फिर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कहां से पता चलेगा? एस्टिमेटेड बेसिस पे। स्क्रैप वैल्यू कैसे पता चलेगा? एस्टिमेटेड बेसिस पे ऑब्वियसली। डिप्रिसिएबल अमाउंट कैसे निकलेगा? डिप्रिसिएबल अमाउंट होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, डिप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिप्रिसिएबल अमाउंट कैसे निकला? एक्विजिशन कॉस्ट, दैट इज आवर हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ये 1,10,000 रुपए खरीदे थे, 10,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, 1 लाख इसका क्या हो गया? डिप्रिसिएबल अमाउंट हो गया। यूजफुल लाइफ कितना है? 5 साल है, तो डिप्रिसिएशन हमारा कैसे निकलेगा? डिप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डिप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज 20,000 पर ईयर, ठीक है। कॉस्ट में क्या सब लेंगे, ये भी एक अहम मुद्दा है कि कॉस्ट, जो कॉस्ट हम लोग कॉस्ट कंसीडर करेंगे, कॉस्ट में क्या सब लेंगे, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वी पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले परचेज प्राइस तो लेंगे, परचेज प्राइस कितने में खरीदे थे वो लेंगे। उसके अंदर नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल, अगर रिफंडेबल है तो फिर उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर टैक्स हमको रिफंड हो जाएगा तो फिर वो मेरे असेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस लेंगे, परचेज टैक्सेस लेंगे। और डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट, कोई किसी भी तरह का अगर हमको रिबेट मिला है उसको परचेज करने पे तो उसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब उसको हम सिर्फ उतना ही कंसीडर करेंगे, उतना ही कॉस्ट लेंगे जितना मेरे पॉकेट से एक्चुअल खर्चा हुआ है। Any cost directly attributable to bring the asset to the location and condition necessary for it to be the capable of operating in a manner intended by the enterprise, किसी भी तरह का खर्चा अगर और अलग से हुआ है ताकि उस असेट को पर्टिकुलर पोजीशन में, पर्टिकुलर लोकेशन में, पर्टिकुलर कंडीशन में लाने में अगर किसी भी तरह का अलग से कोई खर्चा हुआ है तो वो सारा खर्चा हमारे कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल आपने एक पेन खरीदा 15 रुपए का, पेन कितना का खरीदा? 15 रुपए का। आपको पेन को अपने फैक्ट्री तक लाने का खर्चा लग गया 5 रुपया, कितना खर्चा लग गया? 5 रुपया। उस पेन पे आपको 3 रुपए का डिस्काउंट मिला था, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला था? 3 रुपए का डिस्काउंट मिला था, तो आपने पेन वाले को कितना रुपया दिया? 15 रुपए का पेन था, 3 रुपया डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मिला, ट्रेड डिस्काउंट था, आपने पेन वाले को कितना पैसा दिया? 12 रुपया। आपको फैक्ट्री तक लाने में कितना खर्चा लग गया? 5 रुपया। तो उस पेन का कॉस्ट कितना हो गया? तो 15 माइनस लेस कर देंगे, कितना? 3, 12 प्लस 5, 17, तो वो 17 रुपए का आपका टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है। इस टोटल कॉस्ट में हम लोग क्या करेंगे? फिर रेसिडुअल वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे, वो लेस करके देन हमारा डिप्रिसिएबल अमाउंट निकलेगा। फिर हम लोग एस्टिमेट करेंगे यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ जैसे ही हम लोग एस्टिमेट कर देंगे फिर हम लोग डिप्रिसिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करके डिप्रिसिएशन फॉर द पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एएस इंडिया 16 में कवर होता है। तो ये जो एक पॉइंट है, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग रिमूविंग द आइटम फॉर एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच एसेट इज लोकेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था अभी रिसेंटली इंडिया 116 में, इंडिया सॉरी 116 बोल रहा इंडिया 16 में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। पहले ये AS10 हुआ करता था फिक्स एसेट के लिए, उसमें डिप्रिसिएशन में ये कंसीडर नहीं हुआ था, अभी ये नया पॉइंट आया है, तो ये भी सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें कह रहा है कि अगर आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग बनाने में आपको खर्चा लग रहा है 10 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन आपने आप जिस जमीन में बिल्डिंग बना रहे हो ना वो आपने लीज पे ले रखा है 25 सालों के लिए, 25 सालों के लिए आपने लीज पे ले रखा है, और उस लीज के रेंट में एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस दिन आप उसके जमीन को वापस करोगे तो उसको आपको उसी कंडीशन में वापस करना पड़ेगा जिस कंडीशन में आप उसका जमीन ले रहे हो, इसका मतलब ब्लैंक वापस करना पड़ेगा। तो आप जो उस पर बिल्डिंग बना रहे हो ना, आप जो उसमें बिल्डिंग बना रहे हो, मान लो 10 लाख रुपए बनाने में खर्च कर रहे हो, तो आप जो जब छोड़ोगे इस बिल्डिंग को खाली करो तो आपको तोड़ के देना पड़ेगा, डिमोलिश करके देना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि डिमोलिश करने में भी खर्चा लगता है, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल आपका उसका खर्चा लगा कितना? 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे क्या है? दैट इज कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, दैट इज कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, तो उस खर्चे को भी आप आज ही के ही दिन में खर्चा मान लोगे,
और वो भी आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, वो भी आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, उसके भी पूरे 1 लाख रुपए को खर्चा नहीं मान लेते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए जो मेरा लगेगा वो 25 साल के बाद लगेगा। मैं क्या करता हूँ, 1 लाख रुपए का आज के दिन में प्रेजेंट वैल्यू लेके आता हूँ निकाल के। प्रेजेंट वैल्यू आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आप लोग पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, वही यहाँ पे काम आएगा। 1 लाख रुपया जो आपका 25 साल के बाद लगेगा ना, उसका आज के दिन में आप प्रेजेंट वैल्यू लेके आओगे और वो प्रेजेंट वैल्यू को आप अपने कॉस्ट में ऐड कर दोगे, ठीक है। ये आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा यहाँ तक। एग्जांपल ऑफ कॉस्ट, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्विजिशन, कुछ सैलरी अगर वगैरह है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट करता है। फिर कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर, ये सब कुछ कुछ कॉस्ट एग्जांपल दिए हुए, एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ कुछ कॉस्ट के बारे में बताया कि ये सब स्पेशली जो है वो एक्सपेंस शुड नॉट बी फॉर्म द पार्ट ऑफ द एसेट, जैसे इनॉग्रेशन कॉस्ट, उद्घाटन करने का जो खर्चा होता है, ओपनिंग न्यू फैसिलिटी, कुछ नया ब्रांच खोलने के लिए जो खर्चा होता है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, ऐसा कुछ खर्चा होता है। तो वो जो हमारे एफिशिएंसी है, जो हमारे प्रोडक्टिविटी को इनहांस ना करे, ऐसे खर्चे को हम लोग अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड को हम लोग अकाउंट फॉर नहीं करते हैं। अभी इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहां तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, जहां पे हम लोग ने कॉन्सेप्ट लिया कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, क्यों लगाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद वो कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें होती है। तो 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती थी, एक कॉस्ट, दूसरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और तीसरा रेसिडुअल वैल्यू। कॉस्ट कैसे निकलता था ये भी हम लोग देख लिए। कॉस्ट निकलता है परचेज कॉस्ट लेस एनी काइंड ऑफ नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज लेस एनी काइंड ऑफ ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स, और जो भी हमारा कॉस्ट कॉस्ट जो लगा है खर्च लोकेशन तक लाने में, वो सारा ऐड हो जाता था। फिर उसके बाद हमारा जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट था वो भी ऐड हो जाता था। तो फिर इस तरह से हम लोग कॉस्ट निकालते थे। कॉस्ट में कुछ कुछ अलग से बता दिया लिस्ट बना के कि कॉस्ट कौन कौन से कॉस्ट को आप जो है अलग से कॉस्ट में ऐड करना है, और फिर कुछ कुछ जिसको जिसको नहीं लेना है वो भी हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि यूजफुल लाइफ कैसे लिया जाता है। यूजफुल लाइफ को हम लोग एस्टिमेट करते हैं एक रैशनल बेसिस पे, वैल्यूअर के द्वारा वो एस्टिमेट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एसेट का, किसी भी पर्टिकुलर एसेट का पास्ट ट्रेंड को देखते हुए उसका कितना यूजफुल लाइफ हो सकता है। और फिर उसके बाद जो हम लोग देखे थे कि रेसिडुअल वैल्यू इज नथिंग बट द स्क्रैप वैल्यू, व्हिच मींस द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट, जो कि एट द टाइम ऑफ उसका एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ जो होगा उस टाइम हमको उस एसेट से कितना रियलाइज होगा, दैट इज आवर स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो इतना तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था। अभी अब हम लोग जो जिस पोर्शन में एंटर करने जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, वेयर वी विल नो अबाउट मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। तो जनरली यहाँ पे 3 मेथड की बात की कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और एक है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एक बार मैं इन तीनों के बारे में आज डिस्कस कर दूंगा, फिर आज का क्लास मैं वहीं पे ब्रेक कर दूंगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का पोर्शन। एक बार मैं आपको तब तक स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है कि जैसे कि आपने एक बिल्डिंग खरीदा, जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी को उठा लेते हैं। बिल्डिंग कितने का खरीदा था, 1 करोड़ रुपए का खरीदा था। कितना लाइफ एस्टिमेट किए थे, लाइफ एस्टिमेट किए थे 20 साल, 20 साल लाइफ एस्टिमेट किए थे, ठीक है। उसके बाद 20 साल लाइफ एस्टिमेट किए, उसके बाद आपका स्क्रैप वैल्यू कितना था, मान के चलिए कुछ भी स्क्रैप वैल्यू नहीं था, स्क्रैप वैल्यू 0 है, मान लेते हैं 0। अगर मान लेते हैं 2 लाख रुपए आपका स्क्रैप वैल्यू भी है, मान के चलते हैं, तो आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना हो गया, सॉरी 2 लाख माने ना, 1 करोड़ में 98 लाख, टू बी वेरी प्रिसाइज 98 लाख। थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो जाएगा, तो चलिए मान के चलते हैं इसका वैल्यू 0 है। तो आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना हो गया, पूरा का पूरा 1 करोड़, ठीक है। अब इस 1 करोड़ को 20 साल में आपको डेप्रिशिएट करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है। 20 साल को बांट दीजिए, सॉरी 1 करोड़ को बांट दीजिए 20 साल में, हर साल 5 लाख रुपए, हर साल 5 लाख रुपए करके डेप्रिशिएट करते जाइए। तो एक स्ट्रेट लाइन में वो 5 5 5 5 5 5 करके करते 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 20 साल में पूरी डेप्रिशिएट हो जाएगा। दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन मेथड। कोई टेक्निकलिटी नहीं है इसमें। इसमें क्या होगा, हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम रहेगा, हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम रहेगा।
दो तरह का अमाउंट हो जाता है इसके बाद, पता है? एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? 1 करोड़। एक है डिप्रिसिएबल अमाउंट। एक है डिप्रिसिएबल अमाउंट। डिप्रिसिएबल अमाउंट क्या है? जितना आपका डिप्रिशिएट करेगा। और एक होगा कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा? कैरिंग अमाउंट निकलेगा डिप्रिसिएबल अमाउंट माइनस डिप्रिसिएशन फॉर द पीरियड। जैसे कि अगर 1 साल के बाद मेरा कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 95 लाख। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? 90 लाख। 3 साल के बाद 85, 4 साल के बाद 80, 5 साल के बाद 75, ऐसे करते करते कैरिंग अमाउंट कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है? इस केस में यह लॉजिक लगाया जाता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड परफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मेरा कोई असेट नया होता है ना, जितना नया होता है वो उतना ज्यादा खिंचता है। लॉजिक भी सही है। कोई भी असेट जब नया होता है तो वो ज्यादा खिंचता है। जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है वो उसके घिसने का जो रेट है वो कम होते जाता है। बात तो सही है। अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी तो पहले साल वो 1 करोड़ पे डिप्रिशिएट करेगा, दूसरे साल वो 1 करोड़ पे नहीं, अब दूसरे साल वो 95 लाख पे डिप्रिशिएट करेगा, तीसरे साल वो 90 लाख पे डिप्रिशिएट करेगा। मतलब इसका जो डिप्रिशिएशन का रेट है ना, यहाँ पे हम रेट में डील करते हैं, रेट है ना वो धीरे 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 कम होते जाएगा। और वो होगा किसमें? नेक्स्ट कैरिंग अमाउंट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेन डाउन वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेन डाउन वैल्यू। सिर्फ अब मैं यहाँ पे सिर्फ मान लेता हूँ 10% डिप्रिसिएशन का रेट है। 1 करोड़ में आपने बिल्डिंग खरीदा, पहले साल डिप्रिशिएट कितना किया? 10% करके एक 10 लाख रुपए। ठीक है, अभी उस बिल्डिंग का वैल्यू कितना बच गया? 90 लाख। तो अगले साल जब डेप्रिशिएट करेगा ना तो 1 करोड़ में फिर से 10% नहीं करेगा, क्योंकि ये एसएलएम में होता था। एसएलएम में क्या होता था? हर साल 5-5-5-5% हो रहा था। तो 5% किसका होता था? 1 करोड़ का। तो हर साल 5-5 लाख 5-5 लाख 5-5 लाख होता था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि 10% हर साल होगा तो सही 10%, लेकिन 1 करोड़ का नहीं होगा, वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। किसका? फ्रेश कैरिंग अमाउंट, न्यू कैरिंग अमाउंट, लेटेस्ट कैरिंग अमाउंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेन डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस। डिमिनिशिंग बैलेंस, घटता हुआ बैलेंस। तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग 90 लाख पे लगाएंगे, विच कम्स टू 99 लाख, 9 लाख। उसके बाद हमारा बैलेंस कितना बच जाएगा? 81 लाख। तो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोग किस पे लाएंगे? 81 लाख पे, विच कम्स टू 8.1 लाख। ठीक है, इस तरह से हमारा ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड करता है कि जैसे जैसे आपका असेट पुराना होता जाता है ना, आपका जो डिप्रिसिएशन हिट करेगा वो उसी साल के जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसी पे हिट करेगा, विच इज मोर लॉजिकल, विच साउंड्स मोर लॉजिकल। सो दिस इज आवर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या कहता है कि पहला एसएलएम भी काम नहीं करेगा, डीबीएम भी काम नहीं करेगा, डब्ल्यूडीबी मेथड भी काम नहीं करेगा। डीबीएम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को डब्ल्यूडीबी मेथड भी बोलते हैं। डब्ल्यूडीबी मतलब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का अपना लॉजिक है। वो कहता है क्या है? अब जैसे कोविड के टाइम में मेरा फैक्ट्री बंद रह गया था, एक साल के लिए पूरा ही बंद रह गया था। अब बताओ, अगर मैं एसएलएम फॉलो करता हूं तो हर साल असेट को मैं 20 करोड़ रुपए से डिप्रिशिएट करता था, तो इस साल भी 20 करोड़ से डिप्रिशिएट कर दूं, जबकि मेरा मशीन तो चला ही नहीं, मेरा मशीन तो घिसा ही नहीं, मेरी मशीन की एफिशिएंसी कम हुई नहीं, मेरी मशीन की प्रोडक्टिविटी कम हुई नहीं, तो कम कर दूं। एसएलएम बोले हाँ करनी तो पड़ेगी, हर साल 20 करोड़ करते हैं, इस साल भी 20 करोड़ करो। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या बोलेगा? बोलेगा कि नहीं, करनी तो पड़ेगी, लेकिन हर साल की तरह थोड़ी। इस हर साल जैसे 10% लगाते थे, इस साल भी 10% लगाओ, लेकिन ओपनिंग वैल्यू पे, डिमिनिशिंग बैलेंस पे। क्या लॉजिकल लग रहा है? नहीं। अगर मेरा असेट यूज हो रहा है तो भी उतना ही अमाउंट डिप्रिशिएट करेंगे, और अगर असेट नहीं भी यूज हो रहा है तो भी उतना ही अमाउंट डिप्रिशिएट करेंगे। क्या मतलब है? कोई मतलब है नहीं। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यहाँ पे क्या कहता है कि जिस साल आप असेट को जितना यूज करें ना, उस साल उसको उतना डिप्रिशिएट कर दें। लेकिन ये मेथड यूज करने के लिए सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखनी पड़ती है कि आपको आपके मशीन का या फिर आपको अपने असेट का एस्टिमेटेड कैपेसिटी पता होना चाहिए, फुल कैपेसिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट इन चार्ज ऑन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड यूज और आउटपुट। आपको आपका जो आउटपुट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक मशीन खरीद के लाया और मैंने मशीन जो खरीदा, मुझे पता है कि ये मशीन 1 लाख पीस मटेरियल, कोई भी चीज मतलब 1 लाख पीस पेन बना सकती है। अगर मैं इस साल 10,000 पीस पेन बना लिया तो मैं क्या करूंगा? उस मशीन को 10% से डिप्रिशिएट कर दूंगा।
अगले साल मैंने अगर 7,000 पे नहीं बना पाया तो क्या मैं 10% से करूंगा? नहीं। अगर एसएलएम कर रहा होता तो कर देता, क्योंकि उसमें तो फिक्स रहता है। अगर डीबीएम भी कर रहा होता तो मैं कर देता, उसमें मैं एसएलएम के केस में 10% लगाता 1 लाख पे, और डीबीएम के केस में 1 लाख 10% लगाता 90,000 पे। लेकिन जो मैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में क्या करूंगा, मैंने सिर्फ 7,000 पे नहीं प्रोड्यूस किए, तो मैं सिर्फ 7% से 7% से अपने असेट को डाउन करूंगा। अगले साल मैं 40% यूज कर लिया, तो अगले साल मैं 40% से डाउन कर लूंगा। तो जिस साल मैं जितना यूज करूंगा ना, उस साल मुझे मैं उतना डाउन करते जाऊंगा। वो हमारा कहता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सिमिलरली एक है मशीन आवर मेथड, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, आगे पोर्शन में मिलेगा हमें। मशीन आवर मेथड में कुछ ऐसा ही होता है। जैसे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हम लोग ये एस्टिमेट करते हैं कि कोई भी मशीन, कोई भी पर्टिकुलर असेट कितना प्रोडक्शन कर पाएगी, उसके बेसिस पे उसका कैपेसिटी निकालते हैं, और जितना हम लोग एक्चुअल कर लेते हैं उससे उसका रेशियो निकाल के हम लोग डिप्रिसिएशन करते हैं। वैसे ही मशीन आवर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, असेट का एक्सपेक्टेड यूजफुल आवर कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि वो ये मशीन इतने घंटे तक काम कर सकती है। अब इस साल हमने उसमें से कितने घंटे यूज कर लिए, उस रेशियो में हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल देते हैं। सो बेसिकली इट इज सिंपल, वेरी सिंपल, थोड़ा सा भी टेक्निकल नहीं है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मैं हमारा दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और डीबीएम ही है, जो बहुत आगे तक काम आएगा और इंपॉर्टेंट भी है। बाकी ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन इजी है। अगर आप दो चार सभी प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपके पास कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। हाँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका वही होगा जो हमारा है एक्विजिशन कॉस्ट, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट डिवाइडेड बाय माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ द असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ। देखिए स्टेट लाइन में क्या कहता है, रिजल्ट इज कांस्टेंट चार्ज। कांस्टेंट चार्ज मतलब हमें हर साल फिक्स रहेगा डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ इफ द रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द असेट डज नॉट चेंज। रिजल्ट इन डिक्रीजिंग चार्ज ओवर द यूजफुल लाइफ, इसमें ऐसे क्या होता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट घटती जाता है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस घट रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होगी मेरी डिस्कशन यहाँ तक आज एक्चुअली हम लोग यहीं पे क्लास को रोक देते हैं, क्योंकि वीडियो जो है टाइमिंग आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। और इसके बाद का जो पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग कंटिन्यू करूंगा, ट्राई करूंगा कि अगले सेशन में खत्म हो जाए। और अगर अगले सेशन में खत्म नहीं भी हो पाती है तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, आराम आराम से हम लोग धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग ये देखिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो पूछिए। आप लोग कुछ पूछते नहीं है, आप लोग शायद पूरी वीडियो देखते नहीं है जो भी, तो देखिए, भले मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे एफर्ट का फायदा आपको मिले। लास्ट क्लास में मैंने बीआरएस को समझाने की कोशिश की थी, अगर आपको उसमें से भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, आगे हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहें, और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते पहले तो खत्म करें, और धीरे धीरे ऐसे में हर एक चैप्टर को डालता जाऊंगा यूट्यूब पे। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा कोशिश है उन बच्चों के लिए जो जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रह जाती है किसी ना किसी वजह से, ताकि वो ये देख ले, और अगर कुछ उनको सीखने का मिलेगा इससे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स में लिख देंगे तो मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकंड पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म करने की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।